Very good afternoon to everyone. What we have done in our last class, we have covered the major portion of LLP. हमने LLP के अपने मेजर जितने भी सारे पोर्शन है इम्पोर्टेंट उन सभी को कंप्लीट किया था एंड वी आर इन बिटवीन ऑफ सम थ्योरीज और हम इसमें से सम कुछ थ्योरीज के बीच में से थे. आई होप आप सभी को ये वाला जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? रिस्पॉन्ड कीजिए. ठीक है. नो मैम. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रिस्पेंड क्यों? क्योंकि इसकी लायबिलिटीज ये सब पेपर में काफी आता है. कौन कौन से इसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, ये सब मैं आपको इसलिए डिटेल में समझा चुकी हूँ, बार बार आपको बता भी रही हूँ. रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स हैं, ठीक है. LLP के नेम की पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स LLP, ठीक है. LLP के वर्ड्स के इम्प्रॉपर यूज के जो भी पेनल्टी है रजिस्टर्ड नेम में चेंज के, तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं. स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके 2 चैप्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. स्टार्टिंग के हैं, इसमें से क्वेश्चन LLP में काफी बनता है. तो मेरी मोस्ट कोशिश रहेगी कि आज और मतलब आज से पहले वाले जब इसके बाद जो क्लास होंगी उसमें मैं आपका LLP कंप्लीट कर दूं. फिर उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को कंप्लीट कवर करेंगे क्योंकि उसमें भी हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. उस यूनिट में भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो IT सेक्टर से है. तो एक बार आप प्लीज सभी अपना सिलेबस है, सिलेबस में देखिए. ठीक है. सिलेबस में जो हमें LLP के जो कंसेप्ट में से कवर करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का है, ये हम कवर कर चुके हैं. LLP कंपनी, ठीक है. आप सभी एक बार देखिए प्लीज. तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द LLP, डिफरेंस बिटवीन द LLP एंड पार्टनरशिप, ये आपको बता दूंगी. LLP के जितने भी हमने फीचर्स जो हम LLP में कर रहे हैं वो हमारे LLP के फीचर्स ही हैं. तो फीचर्स हमारे हो चुका है. ठीक है. नेचर ऑफ LLP, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूँ. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो चुका है. ठीक है. आप प्लीज देखिए अपने उसमें, या फिर इसे जो डाउन करना है वो लिख लीजिए. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन हो चुका है. रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP, बताती हूँ आपको, ये हमने कंप्लीट किया है, अभी देखा था. रजिस्ट्रेशन में भी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP भी किया है. एंड चेंज देयर इन, ये टॉपिक भी कर दिया. चेंज ऑफ नेम, कोई भी नेम में चेंज है और उनके रिलेशंस में एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ LLP, हमने लिमिटेशंस भी कवर की हैं पार्टनर्स में. ठीक है. फिर विसल ब्लोइंग का जो कंसेप्ट था, ये देखिए पार्टनर्स का टॉपिक था, इसमें पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, ये टॉपिक भी हमने LLP में है, कंप्लीट कर दिया है. ये सारा टॉपिक आपका है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन में चेंजेस है पार्टनर्स का, ये टॉपिक फिनिश. एंड देन होल्डिंग आउट विसल ब्लोइंग, ठीक है. यहाँ पे लिखा है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन, तो विसल ब्लोइंग का भी कंसेप्ट है, हम ये भी कंसेप्ट कर चुके हैं. विसल ब्लोइंग कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. और जो हमारे मेन टॉपिक्स रिमेनिंग है, ठीक है, मेन टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है टैक्सेशन ऑफ LLP एंड कन्वर्जन ऑफ LLP. खाली यही 2 टॉपिक हमारे रिमेनिंग है. कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब के बारे में भी आगे देखते हैं इसमें कवर है चैप्टर या नहीं. सिर्फ 2 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, टैक्सेशन ऑफ LLP, और LLP के टैक्सेशन में मैंने आपको उसमें भी ये भी अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो भी टॉपिक था वो भी समझाया था, हम उसे भी कवर करेंगे. ठीक है. वो हमारा टॉपिक बीच में चल रहा था. मेन है कन्वर्जन, देखो ये रहा, कन्वर्जन इनटू द LLP में इसका कन्वर्जन है, तो LLP का कन्वर्जन का टॉपिक भी करेंगे. LLP का कन्वर्जन का टॉपिक इतना ज्यादा नहीं है, तभी हमें लगे कि बहुत ज्यादा टॉपिक तो LLP में कन्वर्जन में नहीं है. ठीक है. पावर ऑफ ट्रिब्यूनल का टॉपिक नहीं है, बस वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिए. मिसलेनियस, ये टॉपिक भी नहीं है इतना.
ट्रिब्यूनल का टॉपिक हमारे इसमें नहीं है एलएलपी में, मतलब आपके सिलेबस में एलएलपी में ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट इतने नहीं है। अगर हार्डली इसमें एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। और पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, एक मिनट। फर्स्ट शेड्यूल, ये जो फर्स्ट शेड्यूल है जहाँ पे लिखा गया सेकंड शेड्यूल, कन्वर्जन फ्रॉम एलएलपी इनटू दी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, एक मिनट। यहाँ पे टैक्सेशन, तो हमें टैक्सेशन क्या रेस्पेक्ट में कवर किया था, कन्वर्जन फ्रॉम, ये तो कन्वर्जन के टॉपिक्स हैं। तो ये शेड्यूल जो हमें खुद एलएलपी एक्ट में दिए गए हैं ये वो शेड्यूल्स हैं, इन्हें हमें नहीं करना क्योंकि ये एलएलपी एक्ट के द्वारा दिए गए शेड्यूल्स हैं। तो आपको ये कंप्लीट जो पीडीएफ है वो मैंने समझा दी है, कहाँ से हमें क्या टॉपिक कवर करना है, ठीक है, कितना टॉपिक हमारा हो चुका है और हमारे कौन कौन से दो टॉपिक रिमेनिंग है। तो आज मैं कोशिश करती हूँ इन दोनों टॉपिक को समझाने की। अगर नहीं हो पाएगा तो हम उसे ऑब्वियसली अपने अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। कहाँ गए थे जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एनुअल रिटर्न, ये टॉपिक मैंने समझा दिया था। चलो मुझे कौन बताएगा ये टॉपिक, एक बार रीड करो बस यहाँ से, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट, क्योंकि ये सब हमारा टैक्सेशन पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ मुझे, इसको रीड करो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर बताओ। मैम इसमें देखिए हमें जो भी पार्टनर्स होते हैं उन्हें अपनी अपना पर्सनल अकाउंट अपनी पर्सनल के लिए मेंटेन करना पड़ता है अपनी बुक्स, जो भी वो काम करते हैं उनकी हम्म प्रॉपर एक बुक बनानी पड़ती है जिसमें वो सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं ताकि ना आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें। किस चीज के लिए? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि एक एलएलपी को एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, फाइन। अगर वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करोगे, आगे भी तो रीड करो। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे या आपको एक्यूरल बेसिस पे? बताओ कि जो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है कौन से बेसिस पे, कैश बेसिस पे या आपको एक्यूरल बेसिस पे मेंटेन करना है? यस सेकंड, मैम। ठीक है। और उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में भी उसकी क्या होगी, उस ऑफिस में भी उसी सेम को आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस डिमांड करते हैं, ठीक है, तब आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट उन्हें दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट भी रीड करो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर एक साथ बताओ। सेकंड बताओ। एनीवन? भी सेकंड पॉइंट बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ पॉइंट।
आप में से कोई भी बच्चा जो है कि मतलब घर जाके रीड नहीं करता, स्टडी नहीं करता, अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ कोई रिस्पॉन्स करता ही नहीं है। 22 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और जिसमें से कोई भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। चलो देखते हैं आगे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में यही था हमारे पास। एंड देन सेकंड में एलएलपी में आपको 6 मंथ्स के अंदर ही, ठीक है, जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है उसी फाइनेंशियल ईयर की, वही आपको स्टेटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या करेगा, साइन करेगा। उस आपको स्टेटमेंट को क्या करना है, मेंटेन करना है। और फिर उसी स्टेटमेंट को आपको प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब कि 6 मंथ के अंदर ही, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 6 महीने के अंदर ही, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक एलएलपी के ऊपर ना हमारी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, उनके रजिस्ट्रेशन से लेके, चेंज ऑफ नेम से लेके, उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो अदर रिकॉर्ड्स है, जो अदर उनके ऑडिट्स हैं, उन सभी पर ही, ठीक है, उन सभी पर ही उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी का ये यानी कि रजिस्ट्रार पे हर साल हमें क्या करना है, प्रिस्क्राइब टाइम में उन्हें फाइल करनी है, ठीक है, इन सच फॉर्म और मैनर में, ठीक है, उन सभी फीस के साथ। तो एवरी एलएलपी शैल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, हर एलएलपी यानी कि प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को क्या करती है, फाइल करती है, ठीक है, रजिस्ट्रार के साथ हर साल, ठीक है, उसी फॉर्म और मैनर में, ठीक है, उसी फीस के साथ। फोर्थ है द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स, ठीक है, कि जो एलएलपी का जो अकाउंट है वो ऑडिट किया जाता है उन्हीं सच रूल्स के साथ। इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पे सिंपल है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसको आपको वही बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सिंपल एक फॉर्मेट में, कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, 2 पेज की हो, 1 पेज की हो, 3 पेज की आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर की आपको है वो क्या करनी है, रजिस्ट्रार के पास उसी फाइनेंशियल ईयर की आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर हम रजिस्ट्रार के पास आप मेंटेन करोगे या फिर आप उसे फाइल करोगे, हर साल करनी पड़ेगी, ताकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा आपका, एक मतलब कि टैक्सेशन के पर्पज से भी, कहीं आपका केस हो, हर चीज से पर्पज से, तो गवर्नमेंट है यानी कि वो सिक्योर रखती है कि हाँ ऑब्वियसली ये एक एलएलपी है, ठीक है, इसकी वर्किंग ऐसे ऐसे है, इसकी पोजीशन ये है। तो एक कहीं ना कहीं उसकी जो वर्किंग है वो सब कुछ है वो यानी कि हमारे कोर्ट में या हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी निगरानी में है, उसके आइज में है, ठीक है, सच फीस के साथ ऑब्वियसली रजिस्ट्रार के साथ आपको हर साल करना है उस फीस के साथ, ठीक है। एलएलपी का जो अकाउंट है वो शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स, ठीक है, तो रूल्स भी आपको बताए थे, ठीक है, रूल्स का मतलब है यही जो आपको मेथड बताए हैं उस इसी के साथ। और कोई भी एलएलपी है अगर ऐसा करने से, इस प्रोविजन को करने से फेल हो जाती है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब चीजें क्यों की गई है, एलएलपी में ऑब्वियसली स्टेटेड है। देखो गवर्नमेंट को एक टाइम पर लगा था, एलएलपी 2008 जब हमारे पास 2008 में एलएलपी का एक्ट आया था, इट्स अ वेरी टाइम बिंग, बहुत लेट एक्ट आया था, ठीक है, एक्ट लेट था, लोगों को पता नहीं था, लोग पहले से ऑलरेडी इस कंपनी, ऐसी कंपनी को सेटअप कर रहे थे। और हमने देखा कि हमने गवर्नमेंट ने खुद से देखा कि जितनी भी सारे मतलब एलएलपी में हैं, उनके पास जो भी रूल्स हैं या जैसे भी मतलब अलग अलग टाइप के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उनके रूल्स हैं पार्टनरशिप में, कंपनी एक्ट में, वो इतने ना सक्सेसफुली मतलब नहीं है, वो इतने मतलब कामयाब नहीं है हमारे इस पोजीशन में लेके, ठीक है, वो हमारे इस पोजीशन में लेके वो इतने ज्यादा वर्किंग नहीं है। सो एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, वो, ठीक है, शैल बी अनिशेबल विद द फाइन, जो कि 25,000 से लेके
ठीक है, 5 लाख तक का क्या होता है, फाइन होता है, विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 से लेके उसका जो फाइन है कहाँ से लेके कहाँ तक है। इट मीन्स कि अब इसमें हमने फाइन का कंसेप्ट क्यों इंक्लूड किया, क्या मतलब कि इतने सारे जो ये प्रोविजंस हैं, क्या हमारे पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनी एक्ट में ये हमारे प्रोविजंस हैं, नहीं है। ये सारे हमारे प्रोविजंस कंपनी एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन था, उसके पीछे यही था कि गवर्नमेंट ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमारी अराइज करेंगी। फिर जब एलएलपी का एक्ट आया 2008 में, तब देखा गया कि टैक्सेशन के पर्पज से भी, ठीक है, सीयूनेस के पर्पज से भी, कोर्ट के पर्पज से भी, क्यों क्यों ना हम एक जो मतलब रजिस्ट्रार है, हम एक कंपनी, हर कंपनी का, हर एक एलएलपी का एक मतलब जो भी उसकी उसकी इतनी इनकम है, ठीक है, वो अपना हाइड करते हैं, वो छुपाते हैं। वो अच्छा है ना कि अपना एक स्टेटमेंट वो खुद ही बना के दे, ठीक है, हम इतना एफर्ट्स नहीं करना चाहते। ठीक है, उसके लिए एलएलपी खुद अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जो अफेयर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो खुद ही जाके रजिस्ट्रार को सबमिट करे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे काफी चीजों में, ठीक है, बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि कहीं ना कहीं हमें बहुत लेट गवर्नमेंट को समझ में आया, तो 2008 का ये एक्ट बना कि एटलीस्ट जो चीज हमने कंपनीज एक्ट में और पार्टनरशिप एक्ट में इंक्लूड नहीं की, वो चीज हम अपने एलएलपी के एक्ट में इंक्लूड करें। तो इसीलिए हमारे एलएलपी के एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो काफी ज्यादा हैं। और इन प्रोविजंस में इतना क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टनरशिप में नहीं है कि हमें अकाउंट्स को मेंटेनेंस नहीं करना, लेकिन उसमें अगर आप नहीं करते हो, ठीक है, तो उसमें आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपको फाइन लगेगा, ठीक है। पर वो पार्ट हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, क्यों इंक्लूड किया, कि ताकि एक जो सिस्टमेटिक था, एक जो मेंटेनेंस था, वो हमारा क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि, और यहाँ पे हर, अब मेन काम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि ये जो एलएलपी में करना क्या है, कंपलसरी है। अगर नहीं किया गया तो 25,000 से लेके, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है सच एलएलपी का, ठीक है, तो सच एलएलपी का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है शैल बी पनिशेबल विद फाइन, वो उस फाइन से पनिशेबल होगा जो कि 10,000 से, ठीक है, से 1 लाख के बीच में है। तो शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, जो कि 10,000 रुपीज से, ठीक है, यानी कि हर एलएलपी का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, यानी हर एलएलपी का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसे भी क्या है, फाइन होगा, ठीक है, कितना है, 10,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक। सो 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक, इसका मतलब कि हमने हर पार्टनर पे भी, क्योंकि इट मीन्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि एलएलपी पे फाइन लगेगा तो ठीक है, तो हर पार्टनर सोचेगा ना कि मेरे ऊपर तो कोई फाइन नहीं लगा, ठीक है, तो एलएलपी के ऊपर फाइन लगा है, तो ये तो सभी का ही जो प्रॉफिट होगा उसी में से डिडक्ट किया जाएगा। फिर यानी कंपनी, यानी कि फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे और स्पेसिफाई किया कि ताकि ये जिम्मेदारी एक किसी पर्सन को दी जाए, ठीक है, क्योंकि जब उसके ऊपर खुद का अगर फाइन लगेगा, चाहे वो 10,000 हो, 2,000 हो, ठीक है, जितना भी हो, तो यहाँ पे कम से कम स्पेसिफाई भी कर दे कि 10,000 से लेके 1 लाख तक, तो वो ज्यादा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस एलएलपी में डेजिग्नेटेड जो पार्टनर है उसका जो रोल है वो डिसाइड किया गया। ठीक है, ये एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन है इससे बनते हैं। तो एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है, उसके साथ क्या है, पनिशेबल है विद फाइन, ठीक है, यानी कि जो कि 10,000 से 1 लाख रुपीज तक है। अब इसी आप ये हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है प्रॉपर, आप अपने वे में, ठीक है, एलएलपी अपने तरीके से प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करे, जो मर्जी प्रिपेयर करे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसको खाली एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, यानी कि उसकी जो एलएलपी की कंडीशन क्या है, ठीक है, एलएलपी की जो अपनी जो है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, हर पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, अगर कंपनी डूब रही है तो, अगर मान लीजिए
के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अमाउंट डूब रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसीलिए वो हर साल मांगते हैं। और उसमें उनको 6 मंथ के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर उन्हें वो फाइल करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही हमारे पास या तो टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो वर्क हो जाता है। सो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो यही लिखा है। एंड देन नेक्स्ट इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में क्या है, तो एनुअल रिटर्न में देखते हैं, वन, एवरी एलएलपी शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न, ठीक है, हर एलएलपी एक एनुअल रिटर्न फाइल कर सकती है, ठीक है, हर एलएलपी, एवरी एलएलपी शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, यानी देखो हर एलएलपी अपना एनुअल रिटर्न, ऑब्वियसली देखो एक तो उसको एक अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, उसको रिटर्न फाइल करना है, उसके बाद क्या, रिटर्न फाइल जो होगा वो भी आपको 60 डेज के अंदर, ठीक है, 60 डेज के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के, यहाँ थोड़ा टाइमिंग में देखना, यहाँ आपके पास कितना लिखा है 6 मंथ, तो यानी कि 6 into अगर मैं करती हूँ 30, तो यहाँ पे आपके पास 6 मंथ्स हैं, ठीक है, 6 into 30 यानी कि 180 डेज में, और यहाँ सिर्फ आपके पास कितना है 60 डेज यानी कि 2 मंथ्स के अंदर ही, तो दोनों में ध्यान रखना, वहां 6 मंथ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, क्यों, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में। अब इसको समझो कैसे है, ठीक है, ये भी समझो कि ये भी आपको लर्न ना करना पड़े, ये भी लॉजिकली समझाती हूँ। देखो हमारा मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और मेनली हमें देखा जाए तो जुलाई अगस्त के मई तक है, यानी कि अगर हम देखें तो जुलाई या जून तक हमें क्या करनी पड़ती है उसमें टैक्सेशन के पर्पज से। तो क्योंकि जो कंपनी होती है वो उस वर्क में लगी रहेंगी, तो कम से कम उनके पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो 6 मंथ का टाइम दिया गया। कभी कभी ये अक्टूबर तक भी एक्सटेंड होता है अगर हम लेट फीस की बात करें, ठीक है, तो अक्टूबर तक है, तो इट मीन्स कि आपके पास 6 मंथ के अंदर आप अपना टैक्सेशन पर्पस का भी वर्क कंप्लीट कर लेंगे, और टैक्सेशन पर्पस के वर्क के लिए भी ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट की नीड पड़ती है, और वही आपको बस एक एक वर्क एक्स्ट्रा है कि इसमें खाली अकाउंट और सोल्वेंसी का स्टेटमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करना है, तो दोनों काम जो है वो आपके टैक्सेशन के वर्क से, तो ये वाला काम तो आप टैक्सेशन के वर्क से करेंगे ही, इसीलिए यहाँ पे 6 मंथ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 60 डेज क्यों है, यानी 2 मंथ्स यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जब हम एनुअल रिटर्न्स फाइल कर देंगे, यानी कि रिटर्न जब फाइल हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास 6 से 7 मंथ्स ही यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर में क्या होंगे, बचे होंगे। तो अब इतना एलएलपी के पास और कोई वर्क रहेगा नहीं अपने लास्ट ईयर का, तो अच्छा है कि वो जल्द से जल्द हर एलएलपी, ठीक है, अपने फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के 60 डेज के अंदर, ठीक है, हर एलएलपी अपने एनुअल रिटर्न को, ठीक है, रजिस्ट्रार के साथ क्या करे, फाइल कर दे। तो एवरी एलएलपी शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न, तो हर एवरी एलएलपी शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of its financial year। तो उसके फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के, ठीक है, 60 डेज के अंदर, तो विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर में, ठीक है, कि एंड अकम्पनीड बाय सच फी, ठीक है, और उसमें क्या लगेगी, उसकी फी लगेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज रजिस्ट्रार के पास की जाएगी, फाइल होगी, तो उसकी अपनी क्या लगती है, फी लगती है, ठीक है, तो इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेकेंड, any LLP which fails to comply with the provisions of this section, ठीक है, कोई भी LLP जो कि इस सेक्शन के प्रोविजन से फेल हो जाती है, यानी कि ये भी करना क्या है, कंपलसरी है, करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वही सेम लिखा हुआ है कि उसे उस LLP को फाइन लगेगा। उस LLP को फाइन कितना है, 25,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक का LLP को फाइन लगेगा, वही सेम फाइन है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया क्या इसमें अपने एनुअल रिटर्न को रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है।
इफ द LLP contravenes the provisions of this section, तो वही सेम लिखा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इन दोनों वर्क में क्या, LLP के मोस्टली वर्क में, LLP के 80% वर्क जो है वो सब कुछ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को दिया गया है, तभी इसीलिए पार्टनर्स के आगे वर्ड लिखा है डेजिग्नेशन, उनको एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दी गई है। सो द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच LLP शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो पनिशेबल होगा किस फाइन के साथ, विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज, जो कि 10,000 रुपीज से कम नहीं है, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, ठीक है, जो कि यानी कि 10,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक जो एक्सटेंड हो सकता है। तो इफ द LLP contravenes provisions of this section, designated partner of LLP shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 लाख रुपीज, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैप्ट बाय रजिस्ट्रार। अब है अब देखो सिंपल है कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास कैप्ट किए गए हैं उसका इंस्पेक्शन अगर होगा, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि सबका एक एक पर्सन का क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, हम इससे कि उसका उस दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वैसे ही क्या होता है इनकॉर्पोरेट, यानी कि वैसे ही डॉक्यूमेंट का क्या होगा, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, यानी कि उसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो स्टार्टिंग का जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, तो यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बताता है कि हाँ ये कंपनी का इस दिन क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, यानी कि कंपनी इस दिन क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड चेंजेस इफ एनी मेड देयरइन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की जो स्टेटमेंट है, एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है, और जो एनुअल रिटर्न है फाइल्ड बाय ईच LLP, यानी हर LLP के द्वारा जो फाइल्ड की गई थी विद द रजिस्ट्रार के साथ, शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन। इसका मतलब कि कोई भी चीज रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल क्यों है, अवेलेबल इसलिए है कि किसी भी पर्सन के द्वारा अगर इंस्पेक्शन होता है, कोई भी पर्सन अगर उस LLP पे इंस्पेक्शन करता है तो वो कर सकता है, ठीक है, तो वही लिखा है शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसकी फी के पेमेंट में भी, ठीक है, एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी, यानी कि आप अगर उस LLP की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो LLP एक्चुअल में सेटअप हुई है नहीं, पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, ठीक है, अपने यानी कि उसकी डेली की कितनी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न जो फाइल किया गया LLP के द्वारा कौन सा है, तो रजिस्ट्रार के साथ शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा ऑन अ पेमेंट ऑफ सच फी, ठीक है, उस फी की पेमेंट पे, ठीक है, तो ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी, यानी कि कोई भी पर्सन ले सकता है, ठीक है, उसको अपनी फी पे करनी पड़ेगी, तो वो रजिस्ट्रार से ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास कैप्ट है उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। 37 क्या कह रहा है, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी, अब देखो जिस पर्सन ने इंस्पेक्शन किया उसने देखा कि अच्छा कंपनी ने इतना प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट बहुत कम है, तो इंस्पेक्शन में लगा कि भाई उन्होंने तो दो दो अपने जो लैंड और बिल्डिंग है वो सेटअप कर दिए हैं, इतने प्रॉफिट में तो लैंड और बिल्डिंग सेटअप नहीं होते हैं, उन्होंने टैक्स पे कम किया है, तो क्या है, तो क्या उसमें वो पेनल्टी को अट्रैक्ट नहीं करते, ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट सम पेनल्टी, सो पेनल्टी फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्या वो पेनल्टी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इफ
in any return statement or other documents required by or for the purpose of any of the provisions of this act, any person make a statement, कोई भी person अगर एक statement बनाता है number 1 which is false in any material, ठीक है, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल में क्या है false है, ठीक है, which is false in any particular material and knowing it to be false, या फिर उसने which omits any material fact, ठीक है, या तो उसने क्या किया, कोई भी मटेरियल फैक्ट को क्या किया, ओमिट किया, भूल गया, तो क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं, बताओ। बताओ उसे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं, ठीक है। यहाँ लिखा है पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट और अदर मैम मिलेगी। डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो एनी पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट नंबर 1 विच इज फॉल्स इन एनी पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में क्या है, फॉल्स है, नोइंग इट टू बी फॉल्स, ठीक है, जो कि जानते हैं वो क्या होता है, फॉल्स होती है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर इट मीन्स कि उन्होंने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दी है। सेकेंड, उन्होंने कोई भी मटेरियल फैक्ट को क्या किया है, ओमिट किया है, तो ही शेल save as otherwise expressly provided, क्या लिखा हुआ है कि expressly provided इस एक्ट में, be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 year, ठीक है, यानी कि एक टर्म जो कि 2 साल तक उसे, मान लो 6 महीने की, 4 महीने की, ठीक है, 8 महीने की, बस साल भर की, ठीक है, तो उसे 18 मंथ्स की, तो उसको यानी कि 2 साल तक यानी 24 मंथ्स तक की उसे पनिशमेंट मिल सकती है। अब वो कैसे डिपेंड किया जाता है कि उसने कौन सा फैक्ट को छुपाया है, क्यों छुपाया है, और ये डिपेंड किया जाता है कि उसके पास प्रॉफिट और जो लॉस है वो कितना था, ठीक है, सामने वाले पर्सन को मान लीजिए कि काफी ज्यादा प्रॉफिट का उन्होंने इस फैक्ट को छुपाया है, तब होगा, तो ही शैल एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, जो कि 2 साल तक उसकी जो टर्म है वो हो सकती है, तो एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ऑब्वियसली फाइन होगा, एलएलपी है, एलएलपी के जो नए एक्ट में हर चीज के लिए क्या है, अपना खुद का फाइन है, तो शैल बी लाइबल टू फाइन, तो वो लाइबल है किसके लिए, फाइन के लिए, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, जो कि 5 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख रुपीज तक होता है, तो शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज बट विच शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, जो कि 5 लाख रुपीज से होता है कहां तक, 1 लाख रुपीज, यानी कि जो कि एक्सटेंड टू 5 लाख से, और यानी कि 5 लाख तक हो सकता है 1 लाख रुपीज से, ठीक है, उससे ज्यादा 1 लाख से कम नहीं होगा। ये चीज भी थी जो कि लास्ट में आपसे मैंने डिस्कस भी की थी। अब है पावर ऑफ रजिस्ट्रार, ये भी मैंने शायद डिस्कस किया था, रजिस्ट्रार की डिफरेंट पावर कौन सी होती है, ठीक है, तो देखते हैं कि पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए रजिस्ट्रार की डिफरेंट पावर कौन कौन सी हैं, ठीक है, यानी कि देखो अब सिंपल है क्या, फिर यानी कि रजिस्ट्रार की क्या अपनी खुद की देखो रजिस्ट्रार है, उसके पास अपनी खुद की भी एक अथॉरिटी है, ठीक है, अगर उसके पास एक अपनी खुद की अथॉरिटी है तो उसके पास एक अपनी खुद की क्या है, पावर भी होती है। सो नंबर 1, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, एज द रजिस्ट्रार मे कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट, देखो इस एक्ट को, एलएलपी के एक्ट के प्रोविजंस को करने के लिए, क्योंकि हमने देखा इनकॉर्पोरेशन से लेके चेंज ऑफ नेम से लेके, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, सॉल्वेंसी और यहाँ पे ऑडिट, इन सब में रजिस्ट्रार का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो वही लिखा है कि रजिस्ट्रार में कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट,
इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी करने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रार नेसेसरी कंसिडर किया जाता है। तो रजिस्ट्रार में कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी करने के लिए रजिस्ट्रार नेसेसरी कंसिडर किया जाता है। द रजिस्ट्रार में रिक्वायर एनी पर्सन, ठीक है, कि रजिस्ट्रार may require any person including any present or former partner or designated partner, ठीक है, रजिस्ट्रार रिक्वायर करता है कोई भी पर्सन। तो रजिस्ट्रार may require any person, कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट या फॉर्मर पार्टनर है, पहले वाला पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, या एलएलपी का एम्प्लॉई है, टू आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए रजिस्ट्रार है, उसे लगता है कि ठीक है कि मतलब यहाँ पे उसको लगता है कहीं से उसे इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे पार्टनर्स हैं चेंज हो गए हैं, तो वो, ठीक है, उससे कोई भी, ठीक है, एक मिनट, मे रिक्वायर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, टू आस्क एनी क्वेश्चन और मेक एनी डिक्लेरेशन और सप्लाई एनी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स इन राइटिंग टू हिम। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है, अब मान लीजिए कुछ भी होता है, चेंजेस है, ठीक है, वो पर्सन जो है कि पार्टनर्स हो गए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गए, ठीक है, वो खुद से कोई भी डिक्लेरेशन दे सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर रजिस्ट्रार ने पूछा है उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई और कोई भी डिटेल्स उसे सप्लाई करनी पड़ेगी, particulars in writing to him within a reasonable period, एक रीजनेबल पीरियड में उसे लिख के। ठीक है, तो इन राइटिंग टू हिम, ठीक है, कहने का मतलब है कुछ भी अगर उसे डिटेल्स अप्लाई करनी है, मान लीजिए रजिस्ट्रार है, ठीक है, कि वो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट वो उसको राइटिंग में एक रीजनेबल पीरियड में लिख सकता है कि सो एंड सो जो पार्टनर्स है, मान लीजिए वो चेंज हो गई हैं, ठीक है, या कोई डिक्लेरेशन करनी है, या रजिस्ट्रार ने कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसका रीजनेबल पीरियड में आपको उसका क्या आंसर करने के लिए। अब नेक्स्ट में आ जाओ, सेकंड क्या लिखा है, इन केस एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इन केस कोई भी पर्सन है जो कि सबसेक्शन 1 में रेफर्ड है, डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का वो आंसर नहीं करते, तो डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन, ठीक है, कोई पर्सन है वो आंसर नहीं कर रहा है, और मेक एनी, और ना तो कोई डिक्लेरेशन कर रहा है, ना सप्लाई पर्टिकुलर। अब जैसे रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ने उससे कुछ डिमांड किया, पूछा कि जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इन सब के बाद मान लीजिए हो सकता है वो सबको सेटअप प्रोसेस करने के बाद कुछ चीजें जो थी वो मिस हो गई रजिस्ट्रार से, और उसने उस पर्सन से क्या की, डिमांड की, जो वो है, जो भी पार्टनर्स हैं, अगर उन सब से जो भी डिमांड की गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर आस्क्ड फॉर बाय द रजिस्ट्रार विद इन ए रीजनेबल टाइम के अंदर, और टाइम गिवन बाय द रजिस्ट्रार के द्वारा जो टाइम दिया गया है, और व्हेन द रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, अगर हो सकता है कि रिप्लाई दिया हो पार्टनर ने, ठीक है, लेकिन पार्टनर ने के पास कम टाइम था, तो इसीलिए उन्होंने इतना सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, और रजिस्ट्रार है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है जो भी डिटेल्स डिक्लेरेशन दी गई थी पर्टिकुलर उस पर्सन के द्वारा, तो रजिस्ट्रार शेल हैव पावर टू समन दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम। ठीक है, तो रजिस्ट्रार के पास पावर होती है ये सम्मन करने की कि पर्सन को उसके सामने लेकर आए, कि पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम और एन इंस्पेक्टर, ठीक है, और एनी अदर पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, जहाँ पे रजिस्ट्रार वहां पे है, तो रजिस्ट्रार डिमांड कर सकता है कि ये जो पर्सन है ये उसके सामने सम्मन लिख सकता है, उसको इतनी पावर है। इट मीन्स कि आपको इन शॉर्ट में, आपको सिंपली समझाऊं, शॉर्ट में इसका कहने का एक ही पर्पस है, एक पर्पस ये है कि अगर आपसे रजिस्ट्रार कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड करता है,
तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको पे करनी है। अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन को डिमांड करेगा तो रजिस्ट्रार शैल हैव पावर टू समन दैट पर्सन to appear before him or inspector or any other public officer, ठीक है, और टू आंसर एनी सच क्वेश्चन, किसी भी सच क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, और मेक सच डिक्लेरेशन और सप्लाई सच डिटेल्स, इन सच डिटेल्स को डिक्लेरेशन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, जैसा भी केस होगा, ठीक है। तो यानी शॉर्ट में आपको सिंपल बताती हूँ कि अभी हमने क्या रेड किया, कि जैसे रजिस्ट्रार को, ठीक है, कोई भी पेपर वर्क चाहिए, रजिस्ट्रार को कोई भी डिक्लेरेशन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछना है, ठीक है, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को, ठीक है, कंपनी में जो भी एम्प्लॉई है, ठीक है, फॉर्मर है या तो पहले वाला पार्टनर है, फॉर्मर पार्टनर है, उसे यानी कि ये सब चीजें सप्लाई करनी होंगी, ठीक है। अगर वो ऐसा चीजें नहीं करता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसे कोई भी पब्लिक ऑफिसर, इंस्पेक्टर के आगे या अपने आगे वो उस पर्सन को नोटिस भेज सकता है, ठीक है, सम्मन भेज सकता है उसको वहां पे प्रेजेंट होने का। अगर फिर भी उसके बाद वो पर्सन ना तो इतने, ठीक है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसका मतलब एक सस्पिशियस जो है इम्पैक्ट जाता है उस एलएलपी के ऊपर, और वही जो इम्पैक्ट जाएगा उसके लिए फिर यानी कि क्या होगी, फाइन होंगी, पेनल्टीज जो होंगी पे करनी पड़ेगी। तो एनी पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज फेस, ये यानी कि मान लीजिए कि उसकी तबीयत खराब है, ये सब है, इन सब के अलावा, ठीक है, अगर वो कोई भी और एक्सक्यूज जो कि लॉफुली हो, जो कि लॉ उन एक्सक्यूज को मान सके, ठीक है, तो एनी पर्सन, ठीक है, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज के बिना फेल्स टू कंप्लाई विद एनी सम्मन और रिक्विजिशन ऑफ द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार के रिक्विजिशन या सम्मन के साथ अगर वो कंप्लाई होने को फेल हो गया, ठीक है, तो शेल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है, वो फाइन के साथ क्या होगा, पनिशेबल होगा, और कितने फाइन के साथ पनिशेबल होगा, 2000 से लेके 25,000 रुपीज तक, यानी 2000 से लेके 25,000 रुपए तक का उसका क्या होगा, फाइन होगा। क्लियर? तो सब कुछ आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की हमारे रजिस्ट्रार के खुद की क्या है, पावर है। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज पनिशेबल विद फाइन only by collecting from a person reasonable suspected of having committed the offense। देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मतलब कि इस एक्ट के अंडर क्या हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है। अब मेन डिपेंड करता है कि वो ऑफेंस किस पर्सन ने किया है। यहाँ पर मैं एलएलपी की बात नहीं कर, क्या है? ऑफेंस का मतलब क्या होता है बताओ, बाकी बच्चे बताओ क्या मतलब होता है ऑफेंस का। बताओ क्या मतलब होता है। जैसे मैम अपमान। हाँ वेरी गुड। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपमान, यानी कि आप यहाँ पे अपराध, अपमान की जगह एक वर्ड आप यूज कीजिए, अपराध, ठीक है ना, कोई भी क्या किया हो, अपराध किया हो, ठीक है, और वो अपराध का मतलब, हाँ अपराध, ठीक है, आप वहां पे बोल सकते हैं। और वो देखो अब इस ऑफेंस को अपराध के सेंस में कब बोलते हैं, कि वो इस एक्ट में नहीं है। मानो कि भाई इस एक्ट में, एलएलपी के एक्ट में ये स्पेसिफाई आपको बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है, और आप उसके अगेंस्ट वर्क करते हो, तो वो ऑफेंस हुआ या नहीं भाई। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उस लॉ को यानी कि हमारे उसको क्या करता है, वॉयलेट करेगा, तो ऑब्वियसली उसने क्या किया है, ऑफेंस किया है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो ऑफेंस हमेशा, अपराध जो भी किया जाएगा वो एक पर्टिकुलर जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। अगर आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका ऑफेंस नहीं है,
अगर आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो आपका वो ऑफेंस है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपाउंड एनी ऑफेंस under this act which is punishable with fine only by collecting from a person reasonably suspected of having committed the offense। ठीक है, कि उस पर्सन से, ठीक है, यानी कि उस पर्सन से जिसके पास के इसने ऑफेंस कमिट किया है, तो सम विच में एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन। ठीक है, सम जो कि विच में एक्सटेंड टू अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन। ठीक है, यानी कि एक सम जिसका यानी कि मैक्सिमम फाइन लग सकता है। अब वहां पे फाइन स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि कुछ फाइन्स और जो कुछ आपकी पनिशमेंट होती है वो आपके ऑफेंस को देखते हुए की जाती है। तो अ सम विच में एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस। क्लियर, कि जो भी मैक्सिमम फाइन होगा वो जो भी ऑफेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो क्योंकि ये सब कुछ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली जिसके एक्ट को हम वॉयलेट करते हैं तो हमें फाइन भी, हमें जो पनिशमेंट है वो वही पर्सन देता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स। The registrar may destroy any document filed and registered with him in physical form। ठीक है, क्योंकि देखो अब मान लीजिए जो रजिस्ट्रार है उसको लगता है कि नहीं अब इस डॉक्यूमेंट इसकी कोई नीड नहीं है, या फिर रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं अब ना 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब भाई इन डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है। तो जब तक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है रजिस्ट्रार अपने पास रखता है, और जब उन डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती तो वो उन्हें क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का राइट्स और सिर्फ रजिस्ट्रार के पास है, क्योंकि वो राइट्स का मतलब है कि वो जानता है कि कब कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम तक हमारे पास रखे होने चाहिए, या फिर उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसने, कि मान लो कि फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतनी ज्यादा क्या स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सालों साल तक संभाल कर रखें। तो रजिस्ट्रार में डिस्ट्रॉय एनी डॉक्यूमेंट फाइल और रजिस्टर्ड विद हिम इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उन रूल्स के अकॉर्डेंस में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी टू मेक रिटर्न्स। ठीक है, कि अब है रिटर्न्स करने के लिए एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटी। तो फर्स्ट जैसे इफ एनी एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद, अगर कोई भी एलएलपी क्या है डिफॉल्ट में है, नंबर 1 एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ विच रिक्वायर्स फाइलिंग इन एनी मैनर विद द रजिस्ट्रार ऑफ एनी रिटर्न। ठीक है, कोई भी जो इस एक्ट का कोई भी प्रोविजंस है, ठीक है, कोई भी जो लॉ है रिक्वायर करता है कि इसमें यानी हम क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स द गिविंग नोटिस टू हिम। ठीक है, सेकेंड एनी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार के पास की गई है उन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट करने की। अब है कि अगर ऐसा करने से क्या हो जाए, फेल हो जाए and fails to make good, ठीक है, default within 14 days after the service on the LLP, नोटिस के बाद भी 14 डेज तक हम क्या हो गए, फेल हो गए। ट्रिब्यूनल, ठीक है, में ऑन एप्लीकेशन बाय द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार के द्वारा, इसका मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ने मांगे थे वो सब कुछ नहीं दिए गए, बहुत नोटिस भेजने के बाद भी, पेनल्टी सब कुछ लगाने के बाद भी, फिर कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल में। कौन लेके जाएगा, ऑन एप्लीकेशन बाय द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार की एप्लीकेशन के द्वारा ट्रिब्यूनल में जाएगा। मेक अ ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट LLP or its designated partner or TK partner to make good default। ठीक है, कि जो उन्होंने क्या किया है, गुड डिफॉल्ट का मतलब है कि डिफॉल्ट जो कि जानबूझ के किया गया है, ठीक है, विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड। वो सिंपल बताएगा कि ये जो डिफॉल्ट है, अब जो ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा
कि भाई उससे रजिस्ट्रार को इतना सफर हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा क्या क्या सफर किया गया है। तो सेकंड क्या लिखा है, तो एनी सच ऑर्डर में प्रोवाइड दैट ऑल द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंटल टू द एप्लीकेशन, कि कोई भी जो कॉस्ट है या एप्लीकेशन के जो इंसिडेंटल है शैल बी बॉन्ड बाय द एलएलपी, तो वो एलएलपी के द्वारा बॉन्ड किया गया है, ठीक है। तो क्या है, शैल बी बॉन्ड बाय द एलएलपी। तो सेकंड, एनी सच ऑर्डर में प्रोवाइड दैट ऑल द कॉस्ट, ठीक है, जितनी भी सारी कॉस्ट है या इंसिडेंटल है एंड इंसिडेंटल टू द एप्लीकेशन शैल बी बॉन्ड बाय द एलएलपी, तो एलएलपी के द्वारा वो जो बॉन्ड की गई है, ठीक है, एलएलपी के द्वारा वो जो भी ट्रिब्यूनल बताएगा ऑर्डर में क्या उसकी कॉस्ट है। अब नेक्स्ट है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल लिमिट द ऑपरेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और सिंपल है कि कोई भी अदर जो प्रोविजंस है, ठीक है, उसको लिमिट नहीं करते। अच्छा, इतने एक बार ये वाला जो कंसेप्ट है एक बार देख लो, पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है, 5 मिनट्स एक बार कुछ समझ में आया बच्चों या नहीं? कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। क्या क्लियर हुआ बताओ? चुप रहो, मैं बता रही हूँ मैम। फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जो एलएलपी के एक्ट के प्रोविजन को कैरी करने के लिए कोई भी रजिस्टर नेसेसरी कंसीडर किया जाता है। ओके गुड। और मैम रजिस्टर ये किसी भी पर्सन को वो रिक्वायर कर सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का पार्टनर हो चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। क्या रिक्वायर करेगा, मतलब क्या डिमांड करेगा उससे? मैम मतलब कि वो अगर कुछ पूछता है तो वो उसको आंसर दे, चाहे रिटर्न में दे चाहे
मतलब डिक्लेरेशन दे दे टाइम टू टाइम, ये सब। यानी कि कोई भी डिक्लेरेशन दे, कोई भी सब डिटेल्स जो है उसे सप्लाई करे पर्टिकुलर्स को, ठीक है ना, और कोई भी और और, क्वेश्चन है उसको आंसर और करे। और मैम डेजिग्नेटेड पार्टनर अपने आप मतलब डिक्लेरेशन दे सकता है रजिस्टर को, रिटर्न में दे सकता है पर एक रीजनेबल पीरियड में। हम्म और सेकंड? सेकंड बताओ। बस इतने 2 मिनट में खाली एक ही पॉइंट रीड किया है, ये तो मैंने समझाया था। मैम अगर रजिस्टर किसी पार्टनर से कुछ पूछता है तो वो रिप्लाई मैम टाइम में नहीं देता या फिर प्रॉपर रिप्लाई नहीं करता, तो रजिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अपने सामने लेकर आए, मतलब सम्मन भेजकर या किसी भी, और फाइन भी लगा सकता है, उसे पनिश भी कर सकता है। हम्म तो रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि उस पर्सन को सम्मन भेजे कि वो उनके उसके आगे इंस्पेक्टर या अदर पब्लिक ऑफिसर के आगे क्या हो, वो अपीयर हो सके। यस मैम। आगे बताओ, नेक्स्ट बताओ, थर्ड। मैम जो वो सम्मन भेजता है उसको पनिश करने के लिए उसका फाइन होता है 2000 से 25,000 तक एक्सटेंड होता है, इतना 2000 से 25,000 तक हो सकता है फाइन। है ना, तो वही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी सम्मन तो शैल बी पनिशेबल विद फाइन, जो कि 2,000 से 25,000 तक होता है। तो विच शैल नॉट बी लेस देन 2,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये कौन बोल रहा है, कौन रिस्पॉन्स कर रहा है? नेम बताना। जी। प्राची। यस मैम। बाकी सब बच्चे कहाँ गए? श्रुति, नेहा, दिव्या, शुभांगिनी, हीना, ये बाकी अदर्स बच्चे कहाँ गए? इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? हम्म आप लोग रीड नहीं करते हो? राधा, काजल, ये आप सब कहाँ हैं? बाकी बताओ चलो। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मैम तो बोलो। मैम ये है कि कोई भी तरीके ऑफ के अकॉर्डिंग लगेगा इसमें, जिस तरीके का अपराध है उस तरीके आपकी सेंट्रल वॉइस गवर्नमेंट क्लियर एक्ट के नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग है। वॉइस मैम क्लियर एक नहीं हो रही है। सेकंड। मैम इसमें ये है कि जो भी पार्टनर जिस मतलब जितना बड़ा ऑफेंस करेगा, जितना बड़ा अपराध, उसी अकॉर्डिंग उस पे फाइन लगेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है, मतलब फाइन जो वही लगेगा। हम्म और कितना फाइन होगा? कितना मैक्सिमम फाइन होगा बताओ? मैम वो तो ऑफेंस के अकॉर्डिंग होगा ना। गुड। चलो अब आगे देखते, बाकी लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आज। कोई बात नहीं, मत करो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू द एलएलपी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या कोई भी आपकी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, तो अब उसमें हम ये पॉइंट रीड करेंगे
कि कन्वर्जन इनटू द एलएलपी, ठीक है, कि यानी एलएलपी में क्या है, कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन फ्रॉम फर्म, ठीक है, तो कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू द एलएलपी, ए फर्म में कन्वर्ट इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ना स्केड्यूल, जो कि एक स्केड्यूल में क्लियरली मेंशन है, ठीक है, कि फर्स्ट स्केड्यूल में कि हम कौन कौन सी फर्म क्या होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड स्केड्यूल में, थर्ड स्केड्यूल में कौन कौन सी फर्म्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए फर्म में कन्वर्ट इनटू द एलएलपी, एक जो फर्म है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस एंड द सेकंड शेड्यूल, और सेकंड शेड्यूल, ठीक है। तो कन्वर्जन फ्रॉम वॉइस फर्म ब्रेक हो इनटू रही द है। लिमिटेड लायबिलिटी। अब भी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस मैम। वाईफाई तो बिल्कुल फुल है। देखो, यानी कि ए फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एलएलपी के चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, और सेकंड शेड्यूल। तो हम धीरे धीरे अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, उसको रीड कर लेंगे कि आखिर इन 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 शेड्यूल में क्या है। फिर नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू द एलएलपी, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है कि फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करना, और यहाँ लिखा है कि प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट करना। तो ए प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इनटू एलएलपी, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर के प्रोविजंस और थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इन अकॉर्डेंस with the provisions of this chapter and the third schedule, ठीक है। तो फर्म का एलएलपी में, ठीक है, कन्वर्जन, तो वही है फर्म का एलएलपी में कन्वर्जन सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। एक प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन जो है वो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, यानी कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी अगर है तो अगर वो लिस्टेड है तो वो वेरीफाइड मानी जाती है, और अनलिस्टेड है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। तो जैसे सिंपल सी फर्म हो गई है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो रही है सेकेंड शेड्यूल। प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कंपनी है प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पे कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी में भी कौन सी है, अनलिस्टेड है। सो प्राइवेट कंपनी हो रही है आपकी एलएलपी में, तो वो थर्ड शेड्यूल में। पब्लिक कंपनी आपकी हो रही है एलएलपी में, तो वो आपके फोर्थ शेड्यूल में। तो हम ये शेड्यूल्स में देखेंगे कि इनके कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ठीक है। अब है कि देखो कन्वर्जन के ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, तो ये जितने भी सारा है ये वाला प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना 100%। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, नेम ऑफ चेंज का, ठीक है, और एक दो एलएलपी और इन सब में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं समझा दूंगी, वो वाले पॉइंट्स भी। और ये रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, कि कन्वर्जन जब हम करते हैं तो तब कन्वर्जन कैसे होगा, और उस कन्वर्जन का इफेक्ट, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। So number one, the registrar on satisfying that a firm, private company or an unlisted public company, ठीक है, रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई करता है क्या, कि एक फर्म, ठीक है, एक फर्म है, एक फर्म है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, as the case may be, has compiled with the provisions of the second schedule, ठीक है, कि वो जैसा भी केस होगा, तो जैसे एक फर्म है, फर्म होती है किसके, सेकंड शेड्यूल के साथ, प्राइवेट कंपनी होती है थर्ड शेड्यूल के साथ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है फोर्थ शेड्यूल के साथ। तो ऑन सेटिस्फाइंग दैट ए फर्म, प्राइवेट कंपनी, फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, as the case may be, has compiled with the provisions of the second schedule, third schedule and the fourth schedule, as the case may be, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये तो आपको बता ही दिया,
इन सभी का, फर्म का, प्राइवेट का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट किन किन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल के प्रोविजंस के साथ, ठीक है। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड अंडर सच शेड्यूल, ठीक है। कह रहे हैं कि इस सच शेड्यूल्स के अंडर जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट किए गए तो रजिस्टर करता है, तो रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, तो रजिस्टर करता है डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर सच शेड्यूल एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है, इन शेड्यूल्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उन्हें क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, और फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा इन सच फॉर्म में एज अ रजिस्ट्रार में डिटरमाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रार डिमांड करता है, ठीक है, कि ये एक प्राइवेट कंपनी है तो इस प्राइवेट कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो इन डॉक्यूमेंट से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है। या फिर फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग, यानी कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वो बताएगी, तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर such schedule and issue a certificate of registration in such form as the registrar may determine, stating that LLP is on and from the date specified in the certificate, कि जैसे LLP is on and from the date जो कि सर्टिफिकेट में स्पेसिफाइड है, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, provided that LLP shall within 15 days of the date of registration, ठीक है, प्रोवाइडेड है कि LLP, ठीक है, विदिन 15 days of the date of registration, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 दिन के अंदर, तो अब उसको क्या करना है, अब LLP जो बन चुकी है, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले लिया, क्योंकि ये कन्वर्जन एक सिंपल जो हम फर्स्ट में जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट में देखो यहाँ पे कन्वर्जन में डिफरेंस है, ये चीज को समझिएगा कि यहाँ पे एक न्यू LLP फॉर्म्ड होती है, LLP यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, क्योंकि जब एक LLP फॉर्म्ड होती है, ठीक है, तब उसके पास जितने भी सारे एसेट्स होते हैं, सब कुछ हैं, वो सारे वो सभी के नहीं होते, वो सिर्फ एक LLP के होते हैं, ठीक। लेकिन अब ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म थी, एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल फर्म थी, ठीक है, यानी कोई भी एक पब्लिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो उसके देखे जाएंगे उसके कौन कौन से जो एसेट्स हैं, जो उसकी होल्डिंग्स हैं, वो किस किस की हैं, किस किस के रेशो में हैं, ठीक है। अब वहां से आपके लायबिलिटीज का भी क्या हो गया है, ठीक है, जो उसके मान लीजिए कि कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो जा कन्वर्ट हो रही है आपकी LLP में, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के कोई भी क्या है लॉस है, ये सब है, तो वो भी तो कन्वर्ट होगा। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो मेन है कि वो तो पहले सोल का ही रहेगा, ठीक है, तो इसके काफी सारे प्रोविजंस हैं, बस उसमें रजिस्ट्रेशन तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट आएगा, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस होगा, उसमें डिफरेंसेस पाया जाएगा। तो registrar may determine, stating that LLP is on and from the date specified in the certificate, ठीक है, तो LLP is on and from the date जो कि सर्टिफिकेट में स्पेसिफाइड है, रजिस्टर्ड है, की गई है, provided that LLP shall within 15 days of the date of registration, तो रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 दिन के अंदर, ठीक है, तो LLP shall within 15 days of the date of registration, रजिस्ट्रेशन की डेट है कि जैसे रजिस्ट्रार के पास क्या हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 दिन के अंदर, 15 डेज तक अंदर, ठीक है, LLP इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, तो अब वो क्या कर रही है, 15 दिन के अंदर, ठीक है, फर्म के रजिस्ट्रार को या फिर जो कंपनीज के रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, चाहे अब यहाँ देखो LLP, ठीक है, यानी कि LLP शैल विद इन 15 डेज, यानी कि अब जो न्यू LLP बनी है,
वो बताएगी कि अब मेरा यानी कि जो फर्म यानी कि वो जिस पहले वाली कंपनीज में थी, ठीक है, जिस पहले वाले कंपनीज एक्ट में थी या जिस पहले वाले वो पार्टनरशिप एक्ट में थे, वहां बताएगी कि अब उसने क्या कर लिया है, अपना कन्वर्जन कर दिया है। तो नई जगह तो रजिस्ट्रेशन, तो ये सिंपल सीधी सी बात है, नई जगह रजिस्ट्रेशन होगा और जहां से वो आई है वहां पे उसका नाम काटा जाएगा। तो एक सिंपल सीधी सी बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अगर एक कभी बच्चे का एडमिशन होता है तो पहले हम एक जगह उसकी सीट रिजर्व कर लेते हैं, बाद में उसका नाम कट करते हैं। तो वही है, पहले हमने क्या किया, रजिस्ट्रार के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर बाद में क्या होगा कि हमने यानी कि एलएलपी में हमने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट पे हमने 15 डेज के अंदर, ठीक है, फर्म का रजिस्ट्रार, कंपनीज का रजिस्ट्रार हमने को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि एक जगह कंफर्म हो गया तो दूसरी जगह हो गए। और वहां पे भी उन्हें सिर्फ ओरली मतलब प्रूफ नहीं करना होगा, ठीक है, ओरली कुछ नहीं चलेगा, तो आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो provided that LLP shall within 15 days of the date of registration, तो रजिस्ट्रेशन की डेट से 15 दिन के अंदर LLP inform the concerned registrar of firms और registrar of companies, तो यानी कि फर्म्स के रजिस्ट्रार और कंपनीज के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया, एज द केस में बी विद विच इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, कि जैसे अगर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1952 के अंदर रजिस्टर्ड है या कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे किसके बारे में बताना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। क्या कन्वर्जन के बारे में उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जब एलएलपी है उसका क्या हो गया है, उस एलएलपी का कन्वर्जन हो गया है, ठीक है, तो उसके कन्वर्जन के बारे में बताना पड़ेगा। यानी कि आपको सिंपल से मैंने अभी तक फिलहाल सिर्फ दो चीजों को समझाया कि जहां पे नाम जाएगा तो वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इशू होगा जहां पे एलएलपी का रजिस्ट्रार के पास, और कौन सी फर्म कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है या आपकी कंपनीज एक्ट वाली फर्म है, ठीक है, कंपनीज है, तो वहां से उनका नाम काटा जाएगा। वो बताओगे कि रजिस्ट्री जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन के बारे में, एंड ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द एलएलपी इन सच फॉर्म एंड मैनर, ठीक है, कि वो उसका पर्चा वो लेके जाओगे कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके जाओगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब है सेकंड, क्या है, सेकंड है अपॉन सच कन्वर्जन पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, क्या लिखा है कि सच कन्वर्जन पर जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो फर्म, अब देखो कन्वर्जन के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म के पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और अनलिस्टेड क्या है, पब्लिक कंपनी है, एज द केस में बी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू विच सच फर्म और सच कंपनी हैज कन्वर्टेड, ठीक है, एज द केस में बी, तो एलएलपी टू विच सच फर्म और सच कंपनी कन्वर्ट हुई है, पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द, अब यानी कि जो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं वो सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के प्रोविजंस के द्वारा बाउंड होते हैं। तो पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, ठीक है, तो पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी बाउंड, ठीक है, वो बाउंड होंगे। इसका मतलब कि जब आपने एक जब न्यू एलएलपी आई है, ठीक है, अब उस न्यू एलएलपी को, ठीक है, देखना पड़ेगा, स्केड्यूल्स को देखना पड़ेगा। तो उन स्केड्यूल्स में क्या लिखा है, यानी कि न्यू एलएलपी और जो उसके पार्टनर्स हैं उन्हें इन्हीं स्केड्यूल्स में जो लिखा गया है, इन्हीं स्केड्यूल्स में जो उनके रूल्स रेगुलेशन, जो उनके प्रोविजंस लिखे गए हैं,
उनके द्वारा वो क्या होगा, बाउंड होगा। तो एंड द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप shall be bound by the provisions of the second schedule, third schedule और fourth schedule के provisions के द्वारा बाउंड होगा, as the case may be applicable to them. Next, third, upon such conversion on and from the date of certificate of registration, क्या लिखा है, अपॉन सच कन्वर्जन पे, ठीक है, ऑन एंड फ्रॉम द, कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट से, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन शैल बी स्पेसिफाइड इन द, कि जो कन्वर्जन का जो इफेक्ट होता है वो स्पेसिफाइड होता है सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। तो वो भी इफेक्ट्स भी हम देखेंगे कि आखिर इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है, यानी कि इन्हें हमें शेड्यूल्स को रीड ऑन करना है, रीड ऑन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट बचा है। अब है रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on and from the date of registration specified in the certificate of registration issued under the second schedule, third schedule and fourth schedule, कह रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल के अंडर जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया है उसकी, यानी कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो स्पेसिफाइड है उससे, नंबर वन, देयर शैल बी LLP बाय द नेम, क्या होगा वहां पे, स्पेसिफाइड, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ, जो भी इस एक्ट के अंदर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मतलब जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें क्या लिखा गया होगा, उसमें लिखा गया होगा देयर शैल बी LLP बाय द नेम, कि इस नेम से क्या है, ये LLP है, ठीक है। सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि बाय लॉ के द्वारा क्या क्या स्पेसिफाइड होगा उसमें। सेकेंड, ऑल द टेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जितने ऑल, जितने भी आप टेंजिबल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि फर्म में है या कंपनी में है, अब वो सारी की सारी किस में ट्रांसफर हो गई है, LLP में, ये भी लिखा गया होगा, ठीक है। क्योंकि आप वहां पे मान लीजिए कोई पार्टनर है, क्लेम करता है कि नहीं ये तो मैं जब मेरी पार्टनरशिप थी, ठीक है, मैं ये तो अपने घर से लेके आया था, ये तो मेरा है अब LLP में, तो ये चीजें आपकी पहले ही LLP में कन्वर्ट होने से पहले हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज जितना भी टेंजिबल होगा, ठीक है, ऑल टेंजिबल होगा जिसे हम टच कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, ठीक है, जितना भी टेंजिबल होगा, चाहे वो मूवेबल है वो इमूवेबल है या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होगी, एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द फर्म, फर्म में जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, और इन द कंपनी, यानी कि फर्म में और कंपनी में जो वेस्टेड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑल एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू द फर्म और द कंपनी, ठीक है, जितने भी सारे एसेट्स हैं, इंटरेस्ट है, राइट्स है, प्रिविलेजेस है, लाइबिलिटीज है, ठीक है, फर्म और कंपनीज के जो ऑब्लिगेशंस हैं, एंड द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म, फर्म की जितनी अंडरटेकिंग है और कंपनी की, शैल बी ट्रांसफर्ड टू, यानी कि वो LLP में ट्रांसफर्ड होगी, यानी हर एक एक चीज क्लियरली है, ठीक है, कि जैसे ऑब्लिगेशंस कि भाई फर्म के ये क्रेडिटर्स थे, तो अब वो LLP के भी क्रेडिटर्स बनेंगे, कि फर्म की ये क्या थी, लायबिलिटीज थी, तो वो LLP की भी लायबिलिटीज बनेंगी, प्रिविलेजेस ये राइट्स थे, तो ऑब्वियसली वो LLP के भी बनेंगे, तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड है। और अगर किसी इंडिविजुअल का अपना पर्सनल एसेट है, पर्सनल लाइबिलिटीज है, तो वो
पहले ही, एलएलपी में कन्वर्ट होने से पहले ही इसे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई लैबिलिटीज तो क्लियर नहीं करना चाहता। देखो लैबिलिटीज तो ऑब्वियसली स्पेसिफाइड होती है। मान लीजिए कि कोई वहां पे प्रॉपर्टी है कि जैसे लैपटॉप है या कोई भी चीज है, वो एक पार्टनर का बिलोंग करता है या कोई एसेट्स है, ठीक है, तो वो अपना एलएलपी में कन्वर्ट होने से पहले ही इस चीजों को क्लियर कर ले तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज जब वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक चीज वहां पे लिखी जाती है कि ताकि बाद में कोई क्या हो, क्वेरी ना हो, बाद में कोई क्वेरल ना हो, इसीलिए। सो rights, privileges, liabilities, obligations relating to the firm or the company as the case may be, or and the whole of the undertaking of the firm or the company, ठीक है, तो shall be transferred होगी and shall vest in the limited liability partnership, वो ट्रांसफर्ड होगी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वेस्टेड की जाएगी, ठीक है, विदाउट फर्दर एश्योरेंस एक्ट और डीड के अलावा। ठीक है, इसके इसे ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई भी डीड की या फिर उन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड, द फर्म कंपनी एज द केस में बी, जैसे भी फर्म है, कंपनी है, shall be deemed to be dissolved or removed, obviously। अगर एक मतलब जब भाई एक मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, तो एलएलपी में उसके सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारे राइट्स, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशंस भी कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब कि अब वो उस पार्टनरशिप में नहीं रही, अब वो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, रिमूव्ड हो गई है अपने रिकॉर्ड से। तो वही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, जो कंपनीज का जो रजिस्ट्रार है, वो उन्हें क्या कर देगा, अपने रिकॉर्ड से हटा देगा, रिमूव कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। कुछ टाइम तक तो वो रहती है, कंपनी बंद हो गई तो कुछ टाइम तक तो वो क्या कहती है, डिसॉल्व रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे रिमूव कर दिया जाता है कि अब इससे कोई भी डीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वही लिखा है नेक्स्ट में, द फर्म और द कंपनी, द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी shall be deemed to be dissolved, ठीक है, shall be deemed to be dissolved and removed from the records of the registrar of firm। ठीक है, फर्म के रजिस्ट्रार से कि रिकॉर्ड से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज के रजिस्ट्रार से फर्म के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर? एक बार आपको फॉरेन एलएलपी का भी टॉपिक छोटा सा पहले वो समझा दूं, फिर उसके बाद शेड्यूल्स पे आते हैं। ओके मैम। वैसे डिसोल्यूशन का आपके में नहीं है, पर ये बहुत स्मॉल ही कंसेप्ट है डिसोल्यूशन का भी, अगर आप एलएलपी को डिसॉल्व करते हो तो। कहाँ गया फॉरेन कंपनी का, अभी तो देखा था। ठीक है, फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन। अब जैसे एलएलपी के लिए रूल्स बने गए हैं ऑब्वियसली, तो फॉरेन एलएलपी के लिए भी रूल्स बने गए हैं, बस उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते रूल्स में। देखो रूल्स में देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, चेंज ऑफ नेम, बाकी जो आपका थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है वो सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस क्या होंगे उनके फीस में, हमारे इंडियन एलएलपी की जो फीस उतनी नहीं होती, लेकिन हमारे फॉरेन एलएलपी की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, बाय फॉरेन एलएलपी। कह रहे हैं कि फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा, ठीक है, अगर बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशन में, ठीक है, यानी कि फॉरेन एलएलपी के एस्टैब्लिशमेंट के रिलेशन में
सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग रूल्स को बनाता है विद इन इंडिया, इंडिया में, एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस, ठीक है, and carrying on their business therein by applying or incorporating with such modifications। क्या यानी कि एंड क्या करेगा यहाँ पे, कैरिंग ऑन देयर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस पे कैरी करेगा, तो ऑब्वियसली कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, और वही जो मॉडिफिकेशंस हैं अपने बिजनेस को कैरी करेगा किसके बिहाफ में, ठीक है, तो वही स्पेसिफाई लिखा है बाय फॉरेन, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा जो एस्टेब्लिशमेंट है विद इन इंडिया, कैरिंग ऑन देयर बिजनेस बाय अप्लाइंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग, ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। क्योंकि अभी हमने जो है फॉरेन एलएलपी में कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ही उसे रखा है, तो होगा तो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद सच कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो ऐसे कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ ऐसे कॉम्पोजिशन से एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, तो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, तो और सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म, क्लियर। तो सिंपल है, कॉम्पोजिशन है, अरेंजमेंट से बिटवीन एलएलपी क्रेडिटर्स पार्टनर्स, ये सब तो सिंपल है, सॉरी सिंपल क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेकार मैं आपको समझाऊं। छोटा छोटा सा ये पार्ट देख लेते हैं वाइंडिंग अप के लिए। तो अब देखो वाइंडिंग अप होते हैं, डिसॉल्व होती है एलएलपी, तो वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी मे बी आइदर, देखो अपनी मर्जी से अगर आप उसे बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, या मान लीजिए उसका दिवालिया निकल गया, ट्रिब्यूनल में है केस में कोर्ट चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे ट्रिब्यूनल के द्वारा हो सकता है, या एलएलपी के द्वारा खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। सरकमस्टांसेस कब है कि जब एलएलपी ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या होगी, बंद की जाएगी, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ क्या मिस हैपनिंग होगी। अब जैसे देखते हैं, जैसे लिखा है इफ एलएलपी डिसाइड कि एलएलपी बी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी खुद ही डिसाइड कर देती है कि हम बाउंड अप नहीं कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा, तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि उसके एसेट्स का डिसोल्यूशन कैसे होगा, उसके, देखो ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या, मान लीजिए कि पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, एलएलपी में वो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम एलएलपी को बंद कर रहे हैं, ये आपके सिंपल एक खुद के नॉलेज के लिए है, वो बता रही हूँ सिंपल, ये 5 मिनट का ही कंसेप्ट है, ज्यादा देर का कंसेप्ट नहीं है। तो अगर मैं एलएलपी को क्या कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, ठीक है, तो जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स अगर वो एक मेन मुद्दे पे नहीं आते, वो आपस में फाइट करते कि नहीं ये मेरा है, ठीक है ना, ये लायबिलिटीज हम इसमें से पे नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने दिन रात मेहनत की है, प्रॉफिट अर्न किया है, ये मतलब पार्टनर्स है एक अपने एक म्यूचुअल कंसेंट तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, पार्टनर्स हैं काफी ये समझाने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल ही करेगा। अब जब ट्रिब्यूनल करेगा तो वो फिर डिसॉल्व करेगा, तो वो उसके एसेट्स लायबिलिटीज इन सभी को डिसॉल्व करेगा, और डिसॉल्व करने का एक ही होता है कि सबसे पहले जो भी प्रॉफिट है या कंपनी के जो भी एसेट्स है उसको बेच के, यानी कि जो भी उसकी कर्जे हैं लायबिलिटीज, सबसे पहले उसको रिपे करें, उसके बाद पार्टनर्स का क्या है वो डिसाइड किया जाएगा। सो circumstances in which LLP may be wound up by tribunal, तो वही है इफ LLP decides that LLP be bound up by the tribunal, अगर LLP डिसाइड करती है कि जो LLP है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या हो जाएगी, वाउंड अप हो जाएगी, ठीक है, अगर मान लो पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट तक नहीं आए हैं तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली कि जो एलएलपी है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या हो जाएगी, वाउंड अप हो जाएगी, तो उन्होंने सोच लिया कि एलएलपी जो है वो ट्रिब्यूनल ही उसे एंड करेगा, ठीक है। अब सिंपल है, उसके जो पार्टनर्स हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, कि अगर 6 महीने से ज्यादा, द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2, कि जो एलएलपी के जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो अगर 2 से कम हो जाते हैं, ठीक है, तो इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, से ज्यादा, अब क्योंकि हमें एलएलपी में जो पार्टनर्स है भाई, अब मान लीजिए पार्टनर्स ने रिजाइन कर दिया, पार्टनर्स उसे नहीं अब फॉलो करना चाहते, अब एक ही पार्टनर बचा है,
तो अब एक ही पार्टनर है, तो वो तो एलएलपी तो नहीं बची, पार्टनरशिप तो नहीं बची, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, उसके सॉरी वाइंड अप हो गया उसका। उसके लिए ना तो आपको ट्रिब्यूनल की हेल्प लेनी पड़ी। अब नेक्स्ट है, इफ एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर एलएलपी अपने डेट को पे ना कर पाए, अपने डेट को पे करने के लिए अनेबल है, ये तो सबसे बड़ा रीजन होता है। भैया आपके एसेट्स इतने नहीं हैं जितना आपका कर्जा है, अगर आपकी लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं, अगर आपके डेट ज्यादा होते हैं, उतना ज्यादा है कि जितना आपका कर्जा है, तो आप कितने भी प्रॉफिट अर्न करोगे क्योंकि एसेट उतनी नहीं है, तो अल्टीमेटली एलएलपी क्या हो जाएगी, वाउंड अप हो जाएगी। ठीक है, अब उसे वाइंड अप करना पड़ेगा, जिसका आउटसाइडर की जो लायबिलिटीज है वो उसे पे करनी पड़ेगी। इफ एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, if LLP has acted against the interest of sovereignty and integrity of India, exactly कहने का मतलब क्या है, LLP के किसी भी एक्शन से या LLP के किसी भी एक्ट से अगर हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी और उसकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो एक्ट करता है, तब यानी if LLP has acted against the interest of the sovereignty, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट की है, इसका मतलब, ठीक है, तो हम एलएलपी को क्या कर देंगे, वाउंड अप, क्योंकि एलएलपी को वाउंड अप क्या स्टेट ही वाउंड अप कर देगा, गवर्नमेंट होगी उसे वही वाउंड अप कर देगी, ट्रिब्यूनल की भी नीड नहीं पड़ेगी इसमें तो। ठीक है, इफ एलएलपी, ठीक है, यहाँ पे है, इफ एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। अब जैसे एलएलपी ने क्या किया कि आपको बताया था कि कोई भी यानी कि एलएलपी ने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब सही से फाइंड अप यानी कि वाउंड वो नहीं किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी रजिस्ट्रार है उसको बहुत दिक्कत हो रही है, या कोई भी इंस्पेक्शन है बहुत ज्यादा उस एलएलपी का क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक सस्पिशियस इफेक्ट जाता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ फाइल करने में अगर एलएलपी ने क्या किया, डिफॉल्ट किया है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी की, जैसे अकाउंट की स्टेटमेंट और सॉल्वेंसी एंड द एनुअल रिटर्न, ठीक है, फॉर एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि कहीं लगातार डिफॉल्ट फॉल्ट फॉल्ट है, इसका मतलब है कि फिर गवर्नमेंट एक सिंपल नोटिस देती है और उसे एंड कर देती है। ठीक है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट एलएलपी बी वाउंड अप, अगर ट्रिब्यूनल सिर्फ इसी ओपिनियन में है कि एलएलपी का बंद होना ही सही रहेगा, तो एलएलपी बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब है कि रूल्स कौन कौन से होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स डिसाइड करती है और अलग अलग अपनी एलएलपी के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रूल्स डिसाइड करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जैसे ये एलएलपी है इसके वाइंड अप के लिए डिसॉल्व करने के रिलेशन में ये डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। फर्स्ट शेड्यूल में तो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज दी गई हैं पार्टनर्स की, ये पार्टनर्स से म्यूचुअल राइट्स हैं, ये इन्हें एक बार देख लेते हैं कन्वर्जन में, ये सेकंड है, सेकंड वाला रीड करेंगे, सेकंड जैसे होगा तो वैसे ही आपका क्या होगा, थर्ड भी होगा, थर्ड इजी होगा, पहले एक का थोड़ा सा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। चलो आप खुद से एक बार रीड करना क्योंकि आप पार्टनरशिप फॉर्म रीड करके आए हो, चलो ये रीड करो बताओ मुझे, बाकी तो बहुत इजी है इसमें कुछ नहीं है इतना।
पहले एक बार कर लो, उसके बाद 5 मिनट्स कर लो बस, फिर अटेंडेंस कर लेना। 5 मिनट्स बचे, 5 मिनट्स कर लो। इसको एक बार रीड करो, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ ये 2-3 लाइनें जो भी आपको समझानी है। हाँ, कुछ रीड किया? देखा कुछ रीड किया या नहीं? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप सभी ने कुछ रीड किया? मतलब अटेंडेंस 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 बस। अभी अभी ले लेंगे, जिज्ञासा है वो ले लेंगे, वेट करो। ये पहले मुझे इसका कंसेप्ट बताओ, आगे इसका रीड किया ये? कन्वर्जन फ्रॉम यस मैम। फॉर्म इनटू द एलएलपी क्या है बताओ? यस मैम कर देखो, रहे हैं। फर्स्ट सेकंड 1 2 3 ये पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है, इनमें तो कुछ है ही नहीं। बताओ क्या पॉइंट है? ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। 1 2 3 बताओ। जैसे है सेकंड शेड्यूल, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू द एलएलपी, यानी कि फर्म से कन्वर्ट होना किसमें? एलएलपी में। इंटरप्रिटेशन इन दिस शेड्यूल अनलेस कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। फर्म मीन्स ए फर्म एज डिफाइंड इन सेक्शन 4, यानी कि फर्म का मतलब क्या होता है? एक फर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डिफाइंड होती है, ठीक है। यानी कि जो कि एक इंडियन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो एक फर्म डिफाइंड होती है, ठीक है। बी क्या है? कन्वर्ट इन रिलेशन टू अ फर्म कन्वर्टिंग, अगर एक फर्म है जो कि यानी एलएलपी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। फर्म कन्वर्टिंग इनटू द एलएलपी। अब सिंपल सा है, इसका मतलब क्या है? मेन यहाँ फर्म होनी चाहिए। ये जो शेड्यूल सेकंड है, शेड्यूल सेकंड में मैंने आपको बताया फर्म होनी चाहिए। सेकंड जो कन्वर्जन है वो एलएलपी में कन्वर्जन होना चाहिए। और ट्रांसफर का मतलब क्या है? कि सभी प्रॉपर्टी, एसेट, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेज, ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वो सब कुछ ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज, प्रिविलेजेस, अंडरटेकिंग्स है फर्म की, इनटू द एलएलपी में होंगी, ट्रांसफर होंगी। सेकंड, कन्वर्जन फ्रॉम द फर्म इनटू द एलएलपी में कैसे होगा?
यानी कि वो इस एक्ट के, इस शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के एक्ट के द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको बताया है। अब ये भी पता है कि जो सेकंड शेड्यूल में जो जो रूल्स प्रोविजंस लिखे गए हैं पार्टनर्स को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल, ठीक है, कि जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल के प्रोविजंस के द्वारा क्या होते हैं, फर्म के पार्टनर्स बाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है? ए फर्म में अप्लाई टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी, ठीक है, एक फर्म है वो अप्लाई टू कन्वर्ट एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए इन अकॉर्डेंस विद दिस शेड्यूल, इफ एंड ओनली इफ, कब होगी, पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इनटू व्हिच फर्म इज टू बी कन्वर्टेड, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि पार्टनर्स तभी होगी कि जब एलएलपी के पार्टनर्स कन्वर्ट होना चाहते हैं, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, नो वन एल्स, ठीक है, वही क्या होंगे, अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन, मान लीजिए कोई उस फर्म का एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है, एम्प्लॉय अप्लाई नहीं करेगा कन्वर्जन के लिए, कौन अप्लाई करेगा, उसका पार्टनर अप्लाई करेगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो यानी कि ए फर्म में अप्लाई टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी in accordance with this schedule if and only if partners of the LLP, ठीक है, into which firm is to be converted, ठीक है, कि जिसमें जो LLP का जो पार्टनर्स है जिसमें फर्म क्या होंगी, कन्वर्ट होगी, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है, कि जिसमें यानी कि फर्म कन्वर्ट होगी, फर्म के ऑल पार्टनर्स कन्वर्ट होंगे, कोई नहीं, ठीक है, वही अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी पार्टनर से ही एलिजिबिलिटी आएगी और किसी से कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पार्टनर से ही एलिजिबिलिटी आएगी और कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगी। इट मींस पार्टनर ही अप्लाई करेंगे कि हमें इसे कन्वर्ट करना है, तभी मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, यहां से मेन आता है, ठीक है, ये मेन है कि डिफरेंट स्टेटमेंट हमें, एक फर्म है जिसने अप्लाई किया है एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास गई, उन्होंने कहा कि हमें एलएलपी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांगे गए होंगे, तो कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट बाय ऑल ऑफ इट्स पार्टनर की हर स्टेटमेंट होगी, ठीक है, अकॉम्पनिड बाय सच फीस के साथ, क्या क्या होगा उसमें, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म, यानी पहले वाली फर्म का नेम होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उस फर्म की डिटेल्स निकल जाएंगी, उसका ये नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कि ताकि उस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी रजिस्ट्रार को कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी वो बाद में अपनी फिल कर देगा। Second, the date on which firm was registered under the Indian Partnership Act, और कि वो, क्योंकि यहाँ पे फर्म है, जो वो फर्म रजिस्टर्ड हुई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो उसकी डेट भी, ये दो इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पहले ही बताया था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, एलएलपी का नेम, उसके पार्टनर्स, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो ये सब कुछ है जो ऑलरेडी हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, एक न्यू एलएलपी जब बनती है तब उसमें स्टडी आपको बताया था, वही वाले सारे पॉइंट्स आएंगे, और आपका ए पॉइंट ये एक्स्ट्रा आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, पहले वाली फर्म के नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और किस डेट को वो जो फर्म में रजिस्टर्ड हुई थी, और बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अब रजिस्ट्रेशन, चलो बस 5th पॉइंट तक देख लेते हैं आज, ठीक है, फिर से वाइंड अप करती हूँ। तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, ऑन रिसीविंग द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन पैरा नंबर 4, the registrar shall, subject to the provision of this act, register the documents। अब मेन चीज है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आएंगे, तो रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो रजिस्ट्रार
तो रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स, इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। एज द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन स्टेटिंग दैट LLP इज ऑन फ्रॉम द डेट, कि उसमें ये सर्टिफिकेट में लिखा गया होगा कि जो LLP है वो इस दिन से ये LLP बन गई है। और उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर उसे अपने फर्म के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या, कि उसने अपनी फर्म को कन्वर्ट करा दिया है किसने, LLP में। ठीक है, ये भी आपसे मैं डिस्कस कर चुकी थी। तो बाकी के कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इन्हें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा LLP जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो किसी को कोई डाउट है? पूछिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। जिज्ञासा एक बार अटेंडेंस डिस्क्लोज कर दो। ओके मैम। आशिमा, अमरप्रीत, आंचल, अंजलि, भावना, चंचल, दीक्षा, दिव्या, फरीना, हीना, काजल, मानसी, नेहा शर्मा, प्राची, राधा, रिंकी, श्रुति, शुभांगिनी, सोनी, सिमरन। ठीक है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं। जिसे डाउट है वो रुक जाए। यस मैम। ठीक है, और सबकी अटेंडेंस हो गई, ये भी बता दो मुझे। अभी 1 मिनट रुकिएगा। वो गेट बंद करना। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अटेंडेंस में? ठीक है, अब बाकी सभी लीव करते जाए। चलो, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।